ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 1 मई गुरुवार है और आज बहुत सारी फिल्में थिएटर में रिलीज हुई है। थंडरबोल्ट्स, रेड 2, रेट्रो, हिट 3, द भूतनी, इसके अलावा एक दो और फिल्में हैं। ऐसी कई सारी फिल्में आज रिलीज हुई है। इनमें से थंडरबोल्ट्स और रेड 2 इन दोनों को मैंने देख लिया है। अभी सबसे पहले हम रेड 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके तुरंत बाद में थंडरबोल्ट्स का भी रिव्यू अपलोड करने वाला हूं और भूतनी, रेट्रो, हिट 3 इनका भी जितना जल्दी हो सके कल तक मैं रिव्यू डालने का प्रयास करूंगा। तो रेड 2 के को राइटर और डायरेक्टर है राजकुमार गुप्ता, जिन्होंने रेड के पहले पार्ट को भी डायरेक्ट किया हुआ है। और रेड 2 में मुख्य भूमिका में है अजय देवगन, रितेश देशमुख, वानी कपूर, सुप्रिया पाठक, ब्रिजेंद्र काला, अमित सियाल, रजत कपूर, सौरभ शुक्ला आदि आदि, यानी काफी सारे जाने पहचाने चेहरे आपको रेड 2 में देखने को मिलेंगे। 2 घंटे और 19 मिनट की ये फिल्म है। अब देखिए, रेड 2 का हमने ट्रेलर रिव्यू किया था और उस वीडियो में ही मैंने कहा था कि मतलब मुझे ऐसा लगा था ट्रेलर देख करके कि ठीक है, पहले पार्ट में एक अलग पॉलिटिशियन था, अभी सेकंड पार्ट में एक दूसरा पॉलिटिशियन है, फिर से एक बार रेड डाली जाएगी, जगह जस्ट चेंज हो जाएगी, फिर से वही सब बातें हमें सेकंड पार्ट में देखने को मिलेंगी। ऐसा मुझे लगा था कि भाई ठीक है, थीम तो सेम होगी ही, सीक्वल है, सेकंड पार्ट है तो ऑब्वियसली पहले पार्ट से सिमिलर ही थीम होगी, परंतु कहानी में भी कुछ नयापन नहीं लग रहा, ऐसा मुझे ट्रेलर देख करके लगा था। तो आज मैं सुबह बिल्कुल ही जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ में फिल्म देखने के लिए गया था, परंतु फिल्म ने मुझे सरप्राइज किया। और जब हम बिल्कुल भी कोई अपेक्षा नहीं रखते फिल्म से और ऐसे समय में वो हमें सरप्राइज करती है, बिल्कुल ही कुछ अलग, या अलग तो नहीं कहूंगा परंतु फिर भी जैसा हमने सोचा था उससे कुछ अलग हमें एक्सपीरियंस देती है, प्रभावित करती है हमें, तो वो बात ज़्यादा पसंद आती है। और रेड 2 सच में बढ़िया फिल्म है। एक तो टेक्निकल दृष्टि से अगर हम केवल फिल्म की तरफ देखें तो फिल्म का डायरेक्शन बढ़िया था, परफॉर्मेंसेस सबके बढ़िया थे, कॉस्ट्यूम और उस कॉस्ट्यूम या मेकअप वगैरह की आप बात कर लीजिए, या उस समय को 90 के दशक को उन्होंने जिस प्रकार से रिक्रिएट किया है, सब बातें बहुत रियलिस्टिक लगती है, बिल्कुल 90 के दशक में जैसे फिल्म हमें लेकर के जाती है। इवन अजय देवगन और उनकी पत्नी के पात्र को जिस प्रकार से दिखाया है, घर के वातावरण को, पारिवारिक चित्रण जिस प्रकार से उन्होंने किया है, एक सीन में उन्हें होलिका दहन का उत्सव भी मनाते हुए दिखाया है, जो बातें हमें पिछले कुछ वर्षों में बॉलीवुड से लगभग गायब हो गई थी। आप देख लीजिए, हिंदू त्योहारों को अब हाल ही के समय में, पुरानी फिल्मों में तो आपको देखने को मिल जाएंगे, पर हाल ही के समय में लगभग चित्रण नहीं देखने को मिला था, या फिर कुछ नेगेटिव वगैरह कुछ उनको दिखाना हो तब उस प्रकार का चित्रण होता है। पर यहाँ पर जो होलिका दहन का उत्सव भी दिखाया है तो उसको एक पॉजिटिव वे में दिखाया है, पारंपरिक दृष्टिकोण से वो सब बातें उन्होंने प्रस्तुत की है। हालांकि अजय देवगन, अमेय पटनायक, उनकी पत्नी की भूमिका पहले पार्ट में अलग थी, यहाँ पर वानी कपूर को उन्होंने लिया है। अब होंगे कुछ रीजंस, फिर से वो नहीं कास्ट कर पाए होंगे, जो भी कारण हो, परंतु ठीक है, वो बात कुछ मतलब ओवरऑल हमारे एक्सपीरियंस पर वो बात कोई प्रभाव नहीं डालती है। वानी कपूर को उन्होंने कास्ट किया है, एक्ट्रेस बदल गई है, ठीक है, वो एक बॉलीवुड की कमी हमेशा से रही है। हमने कई बार इसके बारे में चर्चा की है कि भाई जब सीक्वल बनाने होते हैं तो पहले पार्ट के जो एक्टर्स हैं उनको ही दोबारा से कास्ट किया जाना चाहिए। और जो इनके यूनिवर्स वगैरह हमने देखे हैं बॉलीवुड के, उसमें कई बार ये गलतियां हम देखते हैं कि पहले पार्ट में कोई अलग एक्टर होता है, सेकंड पार्ट में उसी कैरेक्टर के लिए किसी अलग एक्टर को लिया जाता है। तो चलो उस बात को भी यहाँ पर हम इग्नोर कर पाते हैं, क्योंकि बाकी बहुत कुछ कहानी में हो रहा होता है और वो बातें काफ़ी लॉजिकल वे में, बढ़िया तरीके से, एंगेजिंग वे में उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की है, जो कहानी हमें अपने साथ में बांध करके रखती है। रितेश देशमुख का जो पात्र है वो इंटरेस्टिंग था। शुरुआत से ही उसे जिस प्रकार से उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, उसकी एक छोटी सी फ्लैशबैक स्टोरी भी दिखाई है कि कैसे कुछ भी नहीं था रितेश देशमुख के पात्र के पास में, वहाँ से कैसे वो फिर अपना एक पूरा जैसे साम्राज्य खड़ा किया। लोगों में इतनी अच्छी जान पहचान है, सब जगह पर कोई एक सिंगल व्यक्ति भी नहीं है जो उसके बारे में गलत बोलता हो, सब जगह पर वाह वाही बढ़िया 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 ही बातें कही जा रही है कि भाई ऐसा तो व्यक्ति ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, जिसको जो चाहे वो दान पुण्य वगैरह वो कर रहा है, बहुत सेवाभावी वगैरह है, इस प्रकार का पात्र है। तो हम भी थोड़ा सा शुरुआत में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इतना बढ़िया सब कुछ सेवा कार्य वगैरह उसके हो रहे हैं। तो जैसे कि काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस के बारे में हमें देखने को भी मिलता है, हालांकि उनके भ्रष्टाचार वगैरह की बातें वगैरह, पर उनके आप चुनाव क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर उसी प्रकार की फैन फॉलोइंग वगैरह देखने को मिलती है। भले ही कितने ही भ्रष्टाचार के आरोप वगैरह हो, काफ़ी सारे रियल लाइफ में भी ऐसी बातें हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी दादा भाई का जो कैरेक्टर है रितेश देशमुख का, शुरुआत में ही एक हमारा
इंटरेस्ट जगा देता है उस पात्र में कि भाई हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग सा इस कैरेक्टर में हमें दिख रहा है। और आगे भी फिर जिस प्रकार की घटनाएं होती जाती है, अमेय पटनायक का कैरेक्टर जिस प्रकार से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसके जीवन में भी बहुत कुछ आगे बदलाव होते जाते हैं। वो सब बात मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा, पर बहुत कुछ हो रहा है। जितना सिंपल लग रहा था ट्रेलर देखकर कि जस्ट एक रेड होगी, उससे काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी कुछ बातें, ट्विस्ट और टर्न्स भी कहानी में आते जाते हैं जो काफ़ी हद तक लॉजिकल भी लगते हैं। और जिस स्कैम की फिल्म में बात की गई है, लैंड फॉर जॉब्स, लालू यादव वगैरह उनके परिवार पर इसके आरोप लगे हुए हैं, जो केस भी अभी कोर्ट में जितना मेरे पढ़ने में है चल रहा है, तो उसी से सिमिलर एक केस उन्होंने यहाँ पर लिया है। हालांकि राज्य उन्होंने मेंशन नहीं किया है, भोज नाम का शहर उन्होंने दिखाया है, पर भोज शहर मैंने जितना देखा, मध्य प्रदेश में शायद मैंने सुना था, शायद भोपाल को भोज कहा जाता है या ऐसा। जिन मित्रों को पता है प्लीज़ आप नीचे कमेंट में बताना। अभी मैंने सर्च किया तो कर्नाटक में भी एक भोज है, पर यहाँ पर वो मध्य प्रदेश को शायद दिखाना चाहते होंगे। डायरेक्टली ऐसे राज्य का नाम तो उन्होंने नहीं लिया है। जो रितेश देशमुख का भी पात्र है, शुरुआत में किसी पॉलिटिकल रैली में जय देश जय प्रदेश इस प्रकार से कुछ उस पात्र को बोलते हुए दिखाया है। डायरेक्टली मध्य प्रदेश तो नहीं कहा है, भोज शहर का शब्द का उपयोग किया है। तो मतलब बिहार हो वगैरह ऐसा कोई शब्द उन्होंने उपयोग नहीं किया, पर जो जिस स्कैम का उल्लेख किया है, रेलवे से ही जुड़ा हुआ स्कैम है। अब लैंड फॉर जॉब्स स्कैम के बारे में भी आप सर्च करेंगे तो रेलवे से जुड़ी हुई बातें वो तो बिल्कुल वो सिमिलर बात ही उन्होंने उठाई है, परंतु एक फिक्शनल कैरेक्टर के साथ में उस स्कैम को उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो वो बात भी, इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट भी हमें एंगेजिंग रखता है। रितेश देशमुख का पात्र भी इंटरेस्टिंग था। अमेय पटनायक का कैरेक्टर पहले पार्ट की तरह यहाँ पर भी उसे बिल्कुल उसी प्रकार से कर्तव्यनिष्ठ एक आयकर विभाग के अधिकारी के रूप में वो दिख रहे हैं। उनके जो साथ में कलीग्स जो उनके हैं, सहकर्मी है जो उनके, वो कैरेक्टर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग थे। उनमें एक फीमेल कैरेक्टर है, गीता नाम है जितना मुझे याद आ रहा है उस पात्र का, वो कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग था। एंडिंग में जब वो एक होटल में दीवार तोड़ने के लिए जब कहा जाता है और वो पात्र जब वो दीवार तोड़ता है, वो सीन भी एक बहुत बढ़िया था। तो ओवरऑल केवल अमेय पटनायक का ही पात्र नहीं, तो उनकी जो पूरी टीम भी जो दिखाई है ना, उनके जो कलीग्स वगैरह साथ में हैं, वो कैरेक्टर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग थे। दादा भाई का पात्र, उनकी माँ के साथ में उनका जो रिलेशनशिप, बाद में माँ जो निर्णय लेती है, ये सब बातें भी, ओवरऑल बहुत सारे कैरेक्टर्स है, बहुत सारे सब प्लॉट्स है। दादा भाई के कैरेक्टर को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने लिखा है। कुछ कुछ जगहों पर थोड़ा कह सकते हैं कि और थोड़ा सा लॉजिकल वे में कुछ बातें प्रस्तुत की जा सकती थी, पर ओवरऑल जब हम फिल्म देख रहे होते हैं ना, तो हम इग्नोर कर जाते हैं। इस प्रकार का एक्सपीरियंस फिल्म हमें देती है। और जो पारिवारिक चित्रण वगैरह भी जो किया है, वो बातें एक अलग एक्सपीरियंस तो देती है बॉलीवुड की टिपिकल फिल्मों की अपेक्षा। जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में बॉलीवुड ने जैसा चित्रण किया हुआ है, इनको कभी कोई कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी दिखाना भी होता है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस में हो, कोई पुलिस अधिकारी हो, तो हमेशा उसके परिवार में कुछ प्रॉब्लम दिखा देंगे। पत्नी छोड़कर जा रही है, तलाक हो रहा है, बेटे का ये प्रॉब्लम, बेटियों का वो प्रॉब्लम, इसी प्रकार का ज़्यादातर हमेशा कोई भी आप इनकी कोई इन्वेस्टिगेशन ड्रामा वगैरह कोई पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर के कोई आप उठा करके देख लीजिए, हमेशा इसी प्रकार का कुछ इनका चलता रहेगा। यहाँ पर उससे थोड़ा अलग हट करके काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने दिखाया। पारिवारिक चित्रण कह लीजिए, या जो मैंने होलिका दहन के सीन की भी बात की, बढ़िया था। कुल मिलाकर ओवरऑल फिल्म मुझे पसंद आई। जाते जाते फिल्म के म्यूजिक की भी मैं प्रशंसा करना चाहूँगा। सॉन्ग्स की नहीं है, म्यूजिक की। सॉन्ग्स तो ठीक है, वो मतलब सुनकर भुला देने जैसे ही थे, पर जो बीजीएम था वो एक अलग से हमारा ध्यान खींचता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस पर एक अलग प्रभाव भी बीजीएम डालता है। और हाँ, अमित सियाल, उनका भी जो कैरेक्टर था वो भी इंटरेस्टिंग था, फनी था। ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा, अगर आप को रेड का पहला पार्ट पसंद आया तो बिल्कुल सेकंड पार्ट भी पसंद आएगा। और वैसे भी एक इंडिपेंडेंट फिल्म के रूप में भी आप रेड 2 को देख सकते हैं। मतलब पहला पार्ट देखना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। उसका कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ उतना इम्पैक्ट भी होगा। डायरेक्टली आप एक इंडिपेंडेंट फिल्म के रूप में भी देखेंगे तो भी ये फिल्म बढ़िया ही एक्सपीरियंस देगी। मैं रेड 2 को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। बाकी जिन मित्रों ने रेड 2 को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।